बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसबतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अजमत खान। नाज़रीन, कहा जाता है कि जो शख्स जिस तबीयत का मालिक होता है उसको उसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने चूँकि जिस तरह का रिपोर्टिंग में अपना स्टाइल रखा, या जिस तरह से ज़ाहिर है जिस इदारे में मैं गया तो उसमें इसी तरह की चीज़ थी, फिर वो इंसान की तबीयत में उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो वही वाला स्टाइल आ गया। फिर उसके बाद उसका नुकसान भी बहुत हुए, फ़ायदे भी बहुत हुए। नुकसान तो ये हुआ कि अब उस स्टाइल से हट कर के कहीं नौकरी नहीं मिलती, और फ़ायदा ये हुआ कि अपनी दुकान चल गई। तो इसी तरह की चीज़ें जो लोग करते हैं मुझे हमेशा से वो पसंद रहे हैं, और मैं उनको सुनता भी हूँ, फॉलो करता हूँ। उन्हीं में से एक शख्सियत के साथ आज मैं बैठा हूँ, और मैंने जैसे ही इनकी चीज़ देखी मैंने कहा यार, अब हफ्ता इतवार वैसे ही मेरे पास होता है, और मेरी एक कोशिश और भी होती है कि मैं उसी तरह की चीज़ देखूं जिसमें भले व्यूवर्स कम आए, लेकिन मेरा अपना कथारसिस हो जाए। तो उसी तरह की एक शख्सियत के साथ आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी सुनवाऊँ। आप देखते होंगे कि यार, जिस तरह से वो बबांग दोल बोल रहे होते हैं, तो क्या वो ऐसी शख्सियत हैं या इसके पीछे कोई वजह है? उनको डर नहीं लगता? वो कोई बम प्रूफ है, वो कोई बुलेट प्रूफ है, क्या है आखिर वो? और कैसे वो ये सारा सच बोल लेते हैं? और क्या उनको ये फिक्र नहीं होती कि उनके व्यूवर्स कम हो जाएंगे, फॉलोअर्स कम हो जाएंगे? तो ये सारे सवालात लेकर के आज हम आए हैं नूरुल अरफीन सिद्दीकी साहब के पास। आपको भी मिलवाते हैं। सर, आपका बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम सर, थैंक कि यू। आपने थैंक हमें यू। टाइम दिया, और आज थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो आप सारा कुछ करते हैं, तो अभी भी आते हुए जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी, आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, डर तो फितरी है, लेकिन डर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप अल्लाह से डरते हो तो फिर अल्लाह आपको मखलूक से नहीं डरने देता। तो अल्लाह ताला से फुल टाइम डरने में ना, मखलूक से डर से जो है वो निजात मिल जाती है। ऐसे ही। आसान है, आसान हो जाता है फिर। तो जैसे कुछ चीज़ मतलब हम कभी को रिपोर्ट करते हैं, तो उसका एक रद्द अमल आता है। मेरा अपना तो ये है कि जब कोई इस तरह का कभी रद्द अमल आया तो थोड़ी देर के लिए वो जहन को रखता है, लेकिन उसके बाद फिर आप कहते हैं जा भाई अगले दिन दूसरी चीज़। तो इस तरह का कैसे होता है? आपका तजर्बा क्या है? ऐसे ही है, जाहिर है। मतलब वो रद्द अमल मेरा जो है अब तक जो आया है वो ये आया है कि जी आपकी सुपारी दे दी गई है। हाँ। लेकिन उसमें भी मुझे जहमत कम कम ही हुई है। अच्छा। अब इसकी डिटेल में जाए बगैर, आप भी साथ में, आपको भी सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो जिसको देख रहा है वो देख रहा है, ये सब चीज़ें मुझे ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। तो परेशानी काम के हवाले से अगर उठा लें तो ज़्यादा बेहतर है, बनस्बत इसके कि अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी में पड़ेंगे तो फिर बड़े मामला हैं ना। अच्छा, ऐसे ही। अच्छा, ये आपने भी देखा होगा, ज़ाहिर है आप भी इसी कबील से हैं, तो जो लोग हमेशा ये हड्डों बच्चों के उसमें होते हैं, आपने हम्म, देखा होगा हम्म, बनावटी चीज़ें ज़्यादा कर ली, कोई बड़ी गाड़ी कर ली या पीछे चार गार्ड बैठ गए। हम्म, तो इसमें मुझे अगर कोई बंदा कहे ना कि मैं आपको जो है वो बड़ी गाड़ी दे देते हैं, चार गार्ड दे देते हैं, आप ये पोस्ट, तो मैं कहूँगा कि यार इस बंदे ने तो मेरे साथ जुल्म किया है। तो जो फ़कीरी में मज़ा है, हम्म, जो आपको बस जो जेन्युइन चीज़ है उसमें मज़ा है, मुझे मेरी दाद। हम्म। तो आप इसको कैसे समझते हैं? ये बाकी ऐसी चीज़ें हैं? अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह हूँ वहाँ ये सब चीज़ें खैर असर इतना नहीं करती हैं। अल्लाह का या। बड़ा शुक्र है। मतलब मैं टेलीविज़न पे कह चुका हूँ। मेरे वाले साहब लालू खेत 10 नंबर पे एक टीन का वो बक्सा रख करके और रंग का काम किया करते थे। आटा भी तोला उन्होंने। उसके बाद एक कंपनी में, पेट्रोलियम कंपनी में उनको मुलाजमत मिली। वहीं उनकी रिटायरमेंट हुई, फिर उनका इंतकाल हुआ। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तो मैंने हर फेज़ जो है ज़िंदगी का देखा है। तो पैसा नहीं था वो वक्त भी देखा, पैसा आया वो वक्त भी देखा। अब जब शोहरत नहीं थी, जब कोई जानता नहीं था, तब भी वो वक्त भी देखा। इसलिए अभी सब चीज़ें असरअंदाज नहीं होती। हाँ, ये ज़माने को बड़ा असर होता है इससे। इवन मैं बिल्कुल। जहाँ रहता हूँ, मेरे गिरद व पेश में, मेरे घर से घर मिले हुए लोगों के, उनको इस बात पे ज़रूर एतराज़ होता है कि गार्ड होना चाहिए, और यानी हटो बच्चों की सलाहें होनी या। चाहिए, तब आप बड़े आदमी होते हैं। ऐसे ही। अच्छा, बड़ा आदमी या तो कद से होता है, बिल्कुल। फिजिकली, और ज़ाहिर या है। फिर अपने अमल से होता है। ऐसे ही मैं कद में तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने बड़ा कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी तरफ से भी बड़ा हो ही जाऊँ, है। तो वो ज़्यादा मुनासिब होता अच्छा, है। ये बताएं कि साफत में मतलब आप बाई चांस आए, बाई चॉइस आए? नहीं, बाई चांस कह सकते हैं आप। बाई ठीक है। चांस, चॉइस तो नहीं थी। जब मैं घर से निकला तो उस वक्त तो रोज़ी कमाने का था। 1998 में वालिदा इद्दत में थी।
एंड आई वाज द ओनली सन। तो मैं जा रहा था एक ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी करने के लिए, वहाँ तनख्वाह थी 3,000 और साल में 2 बोनस थे। कंपनी भी करीब में ही है जहाँ रहता हूँ। मैंने कहा यार मैं तो मिनिस्टर लग गया। इतने में किसी का फ़ोन आया, उसने कहा यार एक काम करो, क्लिफ्टन चले जाओ, वहाँ ट्रांसलेटर की जॉब है। सो मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ था, मैं चला गया वहाँ उस इसका इंटरव्यू मतलब में। आपने अच्छा पढ़ा हुआ था जो ट्रांसलेटर के लिए भी चले गए। नहीं, इंटर में। अच्छा इंटर किया हुआ था, अच्छा क्या पढ़ा हुआ होगा बस, लेकिन ये कि इंग्लिश मेरी अच्छी थी, उर्दू पे अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत वो था। तो मैं चला गया, उन्होंने एक हेरल्ड का एक शुमारा उठा करके एमक्यूएम के हवाले से एक स्टोरी थी, वो मेरी पसंद की थी। उन्होंने कहा कि कोई भी पेज आप ट्रांसलेट कर दीजिए। 10 मिनट लगे, स्टोरी मैंने ट्रांसलेट करके उनको दे दी। उन्होंने मुझे 4,000 रुपये की नौकरी ऑफर कर दी। मेरा तो दिमाग अर्श मोहल्ला में था। मैंने कहा मैं तो उससे बड़ा आदमी कौन है। तो वो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। होते होते फिर एक कंपनी में पीआरओ, वहाँ फिर साथियों से इंटरेक्शन, फिर उनसे दोस्ती होनी शुरू हुई। फिर वो लिखने का खपत हुआ। किसी ने कहा यार तुम बोलते अच्छा हो तो तुम लिख भी लिया लिख करो। भी मैंने लिया कहा करो। यार ये भी सही है। फिर मैंने लिखना शुरू किया। वो लिखने का चस्का पड़ा तो जाहिर है कि फिर आर्टिकल राइटिंग वगैरह से और वाकफियत रही। अब बड़े बड़े राइटर्स को जो अब मशकूक हो चुके हैं, मुतनाज़ हो चुके हैं, वो पढ़ा करते थे, अच्छा लगता था, वो वक्त भी अच्छा था। तो इसलिए इस तरफ इनडायरेक्ट मीडिया में मतलब मैं रहा। फिर वो कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी थी। फिर कॉरपोरेट सेक्टर की नौकरी समझ में नहीं आई, वहाँ ज़रा कुछ मामलात थे। वहाँ से फिर मैं दोबारा इस तरफ आ गया। मैंने कहा यार अब मैं खुद ही लिखूँगा और खुद ही करूँगा, ज़्यादा मतलब तो वो। फिर सबसे पहला इदारा मीडिया में कौन सा, मीडिया किस में मीडिया? आज टीवी। आज टीवी में गया। आज टीवी। आज अच्छा, टीवी। तो उसमें पहली पोजीशन क्या थी? उसमें जो मैं था, मैं बेसिकली गया था एक राइटर। ठीक है। उनको एक शो के लिए राइटर की ज़रूरत थी, तो मैंने उसमें वो बेसिकली मैंने लिखा था उसको। वो एंकर बेचारा वो पढ़ नहीं पा रहा था जो मैंने लिखा था। तो वो एचओडी आए, उन्होंने आकर के जल करके मुझसे कहा यार ये क्या लिखा है तुमने, या तो खुद ही बोल करके दिखाओ। मैं खड़ा हो गया कैमरे के सामने, मैंने बोल करके दिखाया। उन्होंने सबको हटा लिया, कह रहे हैं तुम बोलना शुरू कर दो। अच्छा, अब जब मुझे पता चला कि ये हो क्या रहा, तो मैं भी गड़बड़ा गया, मुझसे भी बोला नहीं गया। लेकिन बहरहाल उनको इतने देर में समझ आ चुकी थी कि मैं बोल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार जड़ा बोले थे वही बुआ खोले वाली खोले। बात पे, उन्होंने कहा तुम ही करो। अच्छा तो अच्छा। मैं फिर तो ऊपर मतलब ये ऐसा हुआ कि वो कहीं ऊपर से आए होंगे, मतलब अब हमारी फील्ड में ये जिसमें आप हैं ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा तौर पे लोग पैराशूटर ही हैं, मतलब जैसे अब उनको कंटेंट राइटर बनना, एक जर्नलिस्ट है यार उसको क्या कंटेंट राइटर की जरूरत है, खुद है। ऐसे ही है, तो बिल्कुल जो ऐसे बड़े ही बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं जो रिपोर्टर थे, फिर वो सफ़र तय करके है। इस हाँ, मदारिज पे पहुंचे हैं, तो वो उनको नहीं ज़रूरत कंटेंट राइटर की। नहीं बिल्कुल है। वो सिर्फ वो प्रोड्यूसर भी एक हद तक उनकी ज़रूरत होती है, हाँ, तो लाइन प्रोड्यूसर चाहिए हाँ। होता है, प्रोड्यूसर जी नहीं हाँ। चाहिए होता है, तो बिल्कुल। वो मतलब ये है, तो ज़्यादातर हमारी फील्ड में उतरे हुए लोग हैं। हम्म, तो ये जो आपने अभी एक जिक्र किया कि जिन लोगों को आप पढ़ते थे वो फिर शौक लगा इस फील्ड में आए, मेरा ज़ाती तजुर्बा तो ऐसा है कि जिन लोगों को हमने फॉलो किया, पढ़ते थे, उनके अल्फाज उनके कालम का इंतज़ार करते थे, हम्म, बल्कि मैं मेरी तो एक और आदत भी इसमें काट के ना पेस्ट करके रख लेता था। तो बाद में जब आए बड़े करीब जाके देखा तो बड़ी घुटन सी हुई। वो यार ये तस्वीर का दूसरा पहलू, हाँ दूसरा। डिसअपॉइंटिंग है तो बिल्कुल। आपका किस तरह का कोई तजर्बा है? एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है। मतलब वो लोग जिनको सुन करके और बड़ा तक़वियत मिलती थी, उनसे फिर जब इंटरव्यू किया, उनसे तारीफ़ें भी मिली, सताइश भी मिली। लेकिन फिर वो ह्यूमन एंगल के तौर पे मैंने इसको देखा। मैंने कहा ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अब शाहरुख खान हर वक्त हंस नहीं सकता। ऐसे ठीक है, ऐसे वो हर आदमी से, अभी पिछले दिनों खबर बन गई थी, उसने एक आदमी का हाथ झटक दिया। यार जी। दिन में लाख आदमी से मिल रहा है, अब लाखों से तो वो मिल करके नहीं कर सकता, तो इसलिए इसमें ग्रेस वो देना पड़ता है। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसको, इसमें भी ग्रुपिंग है। हाँ एब्सोल्युटली। एक तो ऊपर की सतह पे है जी हाँ। मालिकान की हद तक कि वो बहुत सारे जर्नलिस्ट आए नहीं हैं, वो हाँ, कारोबार के तौर पे चला रहे हैं, और बाकी नीचे अगर मुलाजमत के उस पर देखें तो बहुत सारी तंजीमें हैं, तंजीमों से हट करके एक मेंटली तौर पे भी स्कूल ऑफ थाट का भी है। ये चीज़ भी कभी फील की आपने? देखिए है, और इसके हवाले से मैं बोलता भी रहा हूँ। मैं प्रेस क्लब नहीं जाता। आखिरी मर्तबा मेरा ख्याल है कि मैं कोई 4 साल 5 साल पहले प्रेस क्लब गया था। प्रेस क्लब में जब भी गया हूँ तो मुझे एक मैं वहाँ का, अजीब सी बात है लेकिन मैं खाना कोशिश करता था प्रेस क्लब में खाऊं। वो एक होमली सा खाना और होमली सी इन्वायरमेंट में बैठ के जब खाते थे ना, ऐसा लगता था आप अपने घर में। लेकिन वहाँ फिर वो एक 10 रुपये में बिकने वाला आदमी आकर के, और वो जब बदमाशी करता था ना, तो फिर वो देख करके खून जलता था। मैंने कहा यार तो मैं मर जाऊँगा, इसको मार दूंगा।
तो इसलिए फिर मैंने कहा अच्छा इसको मैं जानता हूँ, ये 50 रुपये इसकी टोटल वर्थ है, इसकी टोटल वर्थ 50 रुपये। मतलब ऐसा आदमी जो लाइन में लग करके मुझसे गिफ्ट लेता रहा है, अगर वो मुझको ताव दे करके वो चौधरी बने तो फिर मैं कहूँगा ना तू चौधरी नहीं है, फिर बाहर निकल। ऐसे तो ही। इसलिए बेहतर है, मैंने कहा यार वहाँ से इसमें बाहर तो कोई निकले शक जाए। नहीं है कि बाद लोग जो हैं वो जाहिर है या किसी इदारे की वजह से या किसी तंजीम की वजह से वो उनके कद दूसरी बात, मैं बढ़ एक गए बात तो आपको वो और बताऊं, ये हम बात करते हैं कुछ लोग आजकल इस वक्त भी, अभी हम बात कर रहे हैं, अदालतें भी कुछ फुदक रही हैं कुछ लोगों को बाजियाब कराने के लिए। ये अदालतें 12 मई के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इनको मौत पड़ नहीं, जाती थी। ऐसे ही है। मतलब जब आपको 2, 4, 500, 1000 आदमी घेर लेते थे तो जज का बीपी क्यों लो हो जाता था उन लोगों को इंसाफ देने के लिए जिनको जिंदा जलाया गया था ताहिर प्लाजा में, ऐसे ताहिर ही। प्लाजा में, जिनको जो है वो 250-300 आदमियों को जला दिया गया था। उस वक्त किसी को गुड टू सी यू का ख्याल नहीं आया था। नहीं, अच्छा, वहाँ इन जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, अभी एक सहाफ़ी को निकाला गया है, बड़े स्केल का सहाफ़ी है वो, उसको निकालने में बड़ा सहाफ़ती अंजुमनों को जो है वो कूद फान मची हुई थी। मैं जब एक यानी राइटर प्लस पार्ट टाइम एंकर था, हमारे ऑफिस में 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। यही सहाफ़ती अंजुमन है, यही बिकाऊ सहाफ़ती अंजुमन है इनको मैं कहता हूँ। ये आते थे मालकान के साथ चाय पानी नाश्ता करते थे, अंडर द टेबल पेमेंट होती थी, मैं इसका ज़ाती तौर पे गवाह हूँ, और उसके बाद ही जा करके प्रेस क्लब में चाय पीते थे। बाज़ लोगों का हाल ये है कि वो गर्म पानी और ठंडे पानी की मशीन लगा करके और वो इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं हमने प्रेस क्लब में ये कर दिया। प्रेस क्लब ना हो गया मतलब भाई, तो फिर इसे अच्छा प्रेस क्लब की दूसरी मंजिल का जब मैं हवाला देता हूँ तो फिर सबको मौत आ जाती है कि प्रेस क्लब की दूसरी मंजिल पे बैठ करके आप शराब पी रहे हो, वो जायज़ कैसे? या तो इसके लिए भी किसी मुफ्ती का फतवा आपने रखा होगा, किसी यूट्यूबर मुल्ला का, कि भाई ये मगरिब के बाद शराब जायज़ हो जाती है, और वहाँ फोकट में मिल रही होती है, तो वो पीने में फिर आपकी जो है वो हमीयत, गैरत, वो सब कुछ अच्छा, ये जो आपने अभी एक जिक्र किया यूट्यूबर मुल्ला का, तो इस पे भी मतलब मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे स्टेटस लिखा और ऐसी बात चीज़ें आपको आ जाती जी हैं, जी तो वो ऐसे ही अल्लाह ने ज़हन में डाला कि जिस तरह से हम लोग कहते हैं उलमास की सोबत में हम बैठे हैं तो पता चला कि जी उस वक्त से पनाह मांगो कि जिस दौर में आजमाइशें आएंगी, जी दज्जाल जी आएगा, ये सारी चीज़ें, वो जिस तरह की करामतें जाहिर करेगा कि ये जिंदों को उठा के मुर्दा को जिंदा कर देगा, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये वाले यूट्यूबर अगर उस दौर में हुए या ये वाले यूट्यूबर मुल्ला उस दौर में हुए ना, तो सबसे पहले ये उसको फॉलो करेंगे। और ये यूट्यूबर बता रहे होंगे, ये देखें जी आज भी अब जो एक बाबा उधर चला गया मदीने में, उस सादगी की वजह से उसको क्या से क्या बना। मुझे लगता है तारक जमी इसकी मुफ्ती तारक मसूद की मैं भंड आपको भी सुनाऊं। इसने पिछले दिनों पाक व्हील वालों का इंटरव्यू किया, तुझे क्या पड़ी थी, चलो उन्होंने तुझसे रब्ता किया, तूने कर लिया। पाक व्हील वाले ने इससे सवाल किया कि जी BMW लेना ये इसराफ है? इसने क्या, इसका जवाब क्या होना चाहिए था? इसराफ है। इसने कहा नहीं, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो आपको करना चाहिए। तो जिसकी भाई जिंदगी महज नफ्स के गिर्द घूम रही हो, बस तारिक मसूद, जिसका इस्लाम सिर्फ 4 शादियों के गिर्द घूम रहा हो, वो क्या करेगा? मतलब आप यार हुजूर की हदीस वहां तो किधर वो उसको कहाँ कोड करेगा, मुझे ये बता दो। मैं अक्सर कहता हूँ दरिया ये के इसी पास बैठे हुए ये प्रैंकस्टर के पास बैठ करके वो क्या गेम होता है, वो गेम खेल रहा था, बस इसका तो ये है। और अब कहता है मैं पराठे खाता हूँ बैठ करके होटल पे, और फिर जब सुनने को आता है तो मिलता है, पता चलता है कि डबल केबिन बिगो। भाई तू मतलब केड़ा डिप्टी कमिश्नर ये है? ना ये एक वो बन गया, लोग कहते हैं जो अल्लाह ने दिया हुआ है भाई, ये जो कंसेप्ट है ना, बाहर निकल के अच्छा, दिहाड़ी इसका लगाओ, मतलब लक है पता चल माजल्ला जाए। माजल्ला मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमाए, इसका मतलब अल्लाह ने देने में कोई गलती की है तो कि अल्लाह ने बिल्कुल सिर्फ ऐसे तारिक ही। जमील को दिया और तारिक मसूद को दिया है बस और तो ताहिर अशरफी को दिया है? अच्छा, उनका तारिक जमील की आपने बात की, तो मतलब आपका जो इस्लाम है वो आपको ये तलकीन करता है कि आपने स्टार को पकड़ के दावत देनी है, आपने नीचे स्टार गेट पे खड़े हुए किसी मंगते को नहीं देनी। यहाँ से आप बुढ़े स्टार गेट से ऐसे ही जाते है, हैं, ऐसे आप ही वहां से, तो ऐसे स्टार ही गेट पे खड़े हुए एक भिखारी को आपने दावत नहीं देनी ऐसे कि ही। भाई ये भीख छोड़ दे, ये वाली हदीसें आई हुई हैं, आज तुझे मैं नौकरी देता हूँ, अपने 500 वाला नाड़ा उधर हाँ, बाहर खड़े 1500 जी, 1500 500 कहाँ से? उसमें भी एक बड़ा स्कैंडल आया है। अब हाँ, तो जाहिर हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम उसको सामने ला जी करके जी जी फतवे लें। बिल्कुल। उसमें भी एक स्कैंडल आया है कि इन्होंने वादे वहीदे एक और सेठ से देखिए, किया, मैं अक्सर एक पैसे टर्मिनोलॉजी की करवा जिक्र करता हूँ, रेंट मुल्ला। हम बात करते हैं बैंकिंग, एक साहब ने मुझसे कहा, कहने लगे कि रिबा, कहने लगे रिबा सूद हराम है और रिबा फ्री बैंकिंग। मैंने कहा यार बैंक अगर होता तो हज़रत उस्मान गनी का सबसे पहला बैंक होता, ऐसे ही उनसे ज़्यादा अमीर कौन था? बिल्कुल ऐसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का कोई ना कोई बैंक होता, ठीक लास्ट की है। बात है। अच्छा, दूसरी बात, आपने मॉडिफिकेशन, ये मैं पूछना चाहूँगा, जितने बैंक हैं उनके शरिया एडवाइजर्स कौन कौन है? सारे। अब नाम लूँ मैं? ऐसे
15-15, 20-20 लाख रुपए मतलब हराम को हलाल करने के नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही और इनके इतने बड़े बड़े आशियाने हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, अब फिर बात करोगे तो फिर आपके ऊपर फतवे लगाने लगते हैं। अच्छा, आपने एक जिक्र किया था, जब हम ये बात करते हैं तो हमें साथ में ये बात कर लेनी चाहिए ताकि डायरेक्टली कोई फतवा और फतवे के साथ लगी हुई कोई चीज़ हमारी तरफ ना आए। तो जैसे आपने अक्सर अकीदत के साथ जिक्र किया है मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब जी का, बिल्कुल डॉक्टर आदिल बिल्कुल खान साहब बिल्कुल का, बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी ज़ाहिर होनी चाहिए कि लोगों को पता चले नहीं भाई हम कोई इस तरह की मुफ्ती चीज़ ज़रवर अली खान ज़रवर साहब अली नहीं खान साहब होते के तो हवाले से नूरुल आपने, आरफीन नहीं होता। आपसे ये मेरा सवाल था कि ये मतलब कैसे था, आपने एक जगह प्रोग्राम में बात भी की थी, तो इस पे थोड़ा सा बताएं ताल्लुक कैसे था। मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब से एक पहली मरतबा मुलाकात हुई, मेरी वालदा का हार्ट टूट गया था, क्रिटिकल थी कुछ मामलात की वजह से, मैं स्ट्रगल कर रहा था, किसी ने मुझे भेजा, कहने लगे कि तुम वहाँ चले जाओ, जलाली तबीयत है, खामोश रहना। मैं बैठा जा करके, बिल्कुल ऐसे तो ज़्यादा लिफ्ट तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दुआ करूँगा। गौर से देखा, लेकिन बहर उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है उनकी दुआओं में जो तासीर थी, अब मैं खुद उसकी अमली तफसीर हूँ, मतलब जब मैं कह रहा हूँ। अगली बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया, फिर मिठाई लेकर के गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा अहवाल बताओ, मैंने बताया। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, मैंने 70,000। तो वो सीधे होकर बैठ गए। उन्होंने इधर उधर 2-4 लोग थे उनको फारिग किया, कहने लगे आमिर लियाकत की तनख्वाह लाखों में, तुम्हारी 70,000 क्यों है। फिर मैंने पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा तुम शायर लगते हो, मैंने जी। राइटर भी हो, मैंने जी। कह रहे हैं तुम्हारा कलाम लेकर के आना। ठीक, मैं अपना कलाम लेकर के किसी दिन गया, तो उन्होंने कहा तुम सुनाओ, अपने मुंह से सुनाओ कि तुम्हें सबसे अच्छा शेर कौन सा लगता है। मैंने कहा काश औरों की तरह मैं भी कभी कह सकता, बात सुन ली है मेरी आज खुदा ने मेरे। कहने लगे लाहौल वला कुव्वत। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैंने क्या किया। कह रहे हैं और, मैंने कहा ए खुदा तेरी फिरदौस पे हक मेरा है, तूने इस दौर के दोज़ख में जलाया मुझे। कह रहे लाहौल वला कुव्वत। अबे रोएगा तो रोता ही रहेगा। मैं फिर भी नहीं समझा। कहने लगे अल्लाह ने अगर लिखने बोलने की सलाहियत दी है तो अल्लाह मियाँ की खुशामद कर, उनकी मिदद कर। ये क्या कर रहा है। ओहो, मैंने कहा ये मसला है। मैं आज टीवी से चलना शुरू हुआ, पैदल बारिश हो रही थी और मैं रोता चला जा रहा था, और अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला मेरे मालिक मेरे मौला तेरे सदक़े तेरे कुर्बान, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जहाँ जाऊँ तेरे जलवे तेरी हस्ती तेरी शान, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कोई सूरत कभी निकले चुका पाऊँ तेरा एहसान, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने फ्रेम करा के मौलाना को दिया है। मौलाना ने कहा अब गिनना शुरू करो दिन। 15 दिन के अंदर मुझे नौकरी मिल गई, गाड़ी मिल गई, और ज़िंदगी ने एक ऐसा टर्न लिया कि मैं आपके सामने। फिर उसके बाद ताल्लुक बन गया उनके साथ। ताल्लुक, मौलाना कहा करते थे कि ये मेरा कालों में ये मेरा वाहिद महबूब है। कालों में ये मेरा वाहिद महबूब है। मतलब मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊं जो नाकाबिल यकीन है। एक बच्चे की मैंने रिपोर्ट देखी है, ARY पे चल रहा था, वो एक छोटा सा 1 साल का बच्चा, उसको ब्लड कैंसर था। मैं आज टीवी पे था, मैं काम नहीं कर पा रहा था, बार बार मुझे उसकी शक्ल देख के रोना आ रहा था। तो मैं बैठा कंप्यूटर पे, मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया। A4 साइज़ का पेपर मैंने भर दिया उस बच्चे की, हाँ उस बच्चे के हवाले से। उसकी माँ और उसके बाप बैठे हुए थे, टेलीविज़न पे उसका स्क्रीन पे चेहरा आ रहा था। मैं मौलाना के पास चला गया। मेरा दिल जब बोझल होता था तो मैं वहाँ चला जाता था। बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया। कह रहे हैं वो बच्चा कौन है तुम्हारा, मैंने कोई नहीं। कह रहे हैं क्या लिखा है, मैंने बताया। मैंने पूरा पढ़ करके उनको सुनाया। थोड़ी देर तक वो चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा चलो नमाज़ पढ़ते हैं। ईशा की नमाज़ का टाइम था, ईशा की नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ करके शदीद गुस्से के आलम में मौलाना चप्पल पहनने के लिए अपनी वहाँ आए, और उन्होंने लाहौल वला कुव्वत पढ़ते जा रहे। अच्छा, मौलाना से आप जितने भी करीब हो, लेकिन एक वो रोब शख्सियत का तो वो होता है ना। बिल्कुल होता है। अब मैं भी ज़रा बच बचा के, हालांकि मुझे बहुत लिबर्टी थी। उन्होंने कहा कि आज 40 साल में पहली मरतबा तुम्हारी तहरीर की नहूसत की वजह से मैंने अमामे के बगैर नमाज़ पढ़ाई है। ये मौलाना ज़रवर अली ख़ान साहब से मेरा ताल्लुक़ है। और उसके बाद जो उन्होंने लेफ़्ट राइट किया है अपने ख़ुद्दाम को, अपने जो उनके लोग थे, गुस्से के मारे उनका बुरा हाल था, और उन्होंने फिर बैठा करके और फिर मुझे कुछ तलक़ीन की, कुछ दुआ की उस बच्चे के बारे में, और कुछ बातें जो मेरे और मौलाना के बीच में थी। बस ये मेरा उनसे ताल्लुक़ था कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत दुआ करते थे।
एक बार ऐसा हुआ, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। एक बार मैं उनके पास गया और कोई भी नहीं था कमरे में, तो मैंने मौलाना से मैंने कहा मौलाना मुझे एक गुस्ताखी करनी है। कह रहे हैं बताओ। मैंने मुझे आपके पैर दबाने हैं। मैंने अपने बाप, अपनी माँ, अपने नाना के बाद चौथी शख्सियत मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब, इनके मैंने पैर दबाए। बड़ी सी स्क्रीन थी, उसके ऊपर एक छोटी सी फ्लाइट बैठी हुई थी। मौलाना ने कहा कि एक दिन इसकी जगह तुम बैठे होगे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो हुआ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है। मैंने ये जब उनका हुआ तो मेरी आदत होती है इसी तरह उलमा से मिलना हो ये सारी, तो मैंने वो आपका पढ़ा, फिर मुझे लगा अच्छा, जब मैंने आपको पहली दफ़ा देखा और सुना तो मैंने कहा वो एक छठी ऐस होती है या कोई क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, वो आपको कुछ इल्हाम कर रही होती है, तो वो मुझे जो है वो लगा कि यार इस बंदे के पीछे ना कोई ख़ास चीज़ है। तो मतलब वो आज ये गिरा खुली के जब ये दुआएं होती हैं और इस तरह के लोगों की उनकी जो चीज़ें हैं, अक्सर रात को मैं जब यूट्यूब पे टाइम मिलता है कुछ सुनने का, उनकी स्पीच सुनता हूँ। उनकी एक स्पीच है जो उनकी वफात के बाद मैंने सुनी, जिसमें वो अपनी एक ख्वाब का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें यूं लगता है कि अल्लाह ताला ने उनको उनका जो सफ़र था वो पहले दिखा दिया, जिसमें वो कुरान का हवाला देते हैं कि कुरान आ गया और मैं कब्र में था और ये सारा सिलसिला हुआ। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन आमीन। फिर इसी तरह डॉक्टर आदिल खान को अल्लाह जी ताला ने जी, किया अल्लाह हुआ था, वो इखलास करे, को दिलाया। पता नहीं। तो ये तो खैर एक हो गया। दूसरा ये बताएंगे MQM की आप बहुत क्लास लेते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? MQM से अकीदत मेरी, MQM ने मेरे नाना के घर पे 1000 राउंड चलाए थे गोलियों के। अच्छा, 1000 राउंड। मेरे 90 साल के नाना को पिस्तौल के बट से मारा था। मेरे दोनों मामुओं के बाजू उखाड़ दिए थे खेल में ले जाके। अच्छा। और कुरान शरीफ जब मेरी ममानी लेकर के गई तो वो MQM का एक टके का काउंसलर था, उसने यूं करके कुरान को फेंका था माज़अल्लाह में, और उसके बाद वो कुत्ते की मौत मरा यहाँ अपने घर के दरवाजे पे, उसको उसी के MQM के लौंडों ने ठोका। तो वो बचपन से मैं देख रहा था इनकी हरकतों को, और वो नफ़रत। 9वीं क्लास में रोज़नामा उम्मत में मैंने एक आर्टिकल लिख के भेजा था। मैं अपनी 9वीं क्लास में था, तो वहाँ से कोई था मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरा कोई बहुत खैर ख्वाह था। उसने मेरे वालिद साहब को फ़ोन किया और उसने मेरी शिकायत लगाई कि ये मारा जाएगा, इसको बचा लें वरना ये उम्मत में इसने। और उस वक्त उम्मत का मतलब होता था कि मतलब आप सुसाइडर मिशन पे। ऐसे ही। और एक मरतबा उम्मत में मुझे नौकरी भी मिलते मिलते रह गई अब्बू के इंतकाल के बाद। वो भी उस वक्त, मतलब वो भी एक कहानी है। लेकिन बहरहाल तो वो वहाँ से सिलसिला जो मैंने देखा ना कि मतलब इसको उठा लो, उसको मार दो, उसको फलाना कर दो, इसको ये कर दो, एक तो ये चीज़ भी थी। दूसरा, मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे साथ स्ट्रगल, मुझे नौकरी की भी ऑफ़र हुई MQM की तरफ से, ऐसा नहीं है। हैदराबाद से रिजवी यहीं कराची में अभी मौजूद हैं, झुटला दें कि उन्होंने मुझे ऑफ़र नहीं की थी। अब तो मफरूर नहीं है ना, अब तो यहीं मौजूद है। ARY पे बैठ के प्रोपेगेंडा करना था MQM के हक में। 2.5 लाख रुपए की नौकरी थी। अच्छा। उस वक्त मैं 70,000 रुपये पे ख्वार हो रहा था। 2.5 लाख रुपए बहुत होते हैं भाई, जाहिर है। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। वो नाम निहाद डॉक्टर और वो सब इतने सारे आपने पाले हुए, मैं एक और फ़ायदा कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे लालू खेत 10 नंबर पे कलमा पढ़वाया था। मतलब कलमा पढ़वाया था का मतलब ये जितना बड़ा ये लड़का था कैमरे पे खड़ा है, इतना बड़ा लड़का बैकअप पे था, और एक साहब आ गए थे, उन्होंने पिस्तौल ले करके और बोला कलमा पढ़। एक प्रोग्राम मैंने किया था, हॉट सीट कर रहा था, उसमें उन्होंने मुझे कलमा पढ़वाया। मैंने कलमा पढ़ा, इत्तेफाक से वो अल्लाह का शुक्र है कि वो गोली चली नहीं। वो लड़का आया, उसने आकर के अपनी लोड करके उसको दी कि ये चलाओ, उस सीने पे रख के चलाई, वो भी नहीं चली। तो वो भी फिर उसका भी कर्ज चुकाना था। फिर अभी जो कुछ अरसे पहले जो 3 लड़के पकड़े गए थे जिनको जेल हुई, वो भी मुझे मारने के लिए भेजे गए थे, वो भी इन्हीं की तरफ से थे। अच्छा, मैं लंदन, अमेरिका, लालू खेत, सब्जी मंडी MQM नहीं समझता। MQM है, MQM ये सब एक ही हैं, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा। मुस्तफ़ा कमाल, मैंने नंबर ब्लॉक किया हुआ उसका। मतलब जब मैंने फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया तो मेरे मालिक को फ़ोन करके शिकायत कर रहा है। मैंने इससे कसम खाई थी, मैंने कहा 7 दिन तुम्हारे खिलाफ प्रोग्राम करूंगा, मैं तुम्हें इलेक्शन नहीं जीतने दूंगा। इलेक्शन हारा है, ये इलेक्शन हरवाए हैं इनको। 7 दिन तक मैंने इनके खिलाफ प्रोग्राम किया, और वजह सिर्फ एक है, तुम कहा करते थे कि MQM का मतलब अल्ताफ़ हुसैन की MQM है। ठीक है, बिल्कुल। तुमने अपनी एक अलग दुकान चलाई PSP के नाम से। साफ बोलो ना, एजेंसियां लाई थी। अनीस कायम खानी झूठ बोल मना कर दें, अनीस कायम खानी मना कर दें कि मैंने आरफीन को कमरे में बैठ करके ये बात नहीं बोली कि हाँ मैं एजेंसियां लाई हूँ।
अनीस कायम खानी झूठ बोल दें, कह देंगे नहीं कहा है, कुरान उठाए मेरे सामने, ठीक है। उसके बाद आपको इस मरतबा भी एजेंसियों ने नहीं लॉन्च किया, आप मना कर दें, आपको दोबारा MQM इंतजाम हुआ है। ओ यस सर, मतलब ये भी तो तबलीगी जमात ने तो नहीं कहा था ना आपको, या आपको मौलाना जरवर अली खान साहब माज़ल्लाह ख्वाब में तो आकर के नहीं कह गए थे ना, या आपको ताहिरुल पादरी ने तो आकर के नहीं कह दिया था, तारिक जमील ने तो कश्फ ने नहीं आपको बताया था, ऐसे ही हुआ था ना। आप अपनी वो डॉल्फिन तल के खुद ही खा गए, PSP की दुकान बंद करके आप मुत्तहदा पे आकर के काबिज हो गए, और आपने अब आमिर खान वाला रोल करना शुरू कर दिया। पहले आमिर खान जिंदगी और मौत के फैसले दे रहा था, अब आप कह रहे हैं कि इसको मारो उसको पीटो। अभी वो एक साहब ने अल्ताफ हुसैन के बारे में कुछ बात की थी, उसको पीटने की वीडियो मैंने, तो मुलाजिम है वो, हाँ उसको पीट दिया, उधर ही। मतलब अब आप बदमाशी कर रहे हैं। और उसने यही सवाल किया कि भाई आप तो कल परसों ये कह रहे थे, और सुनने में आया कि वो भी था कि भाई तू ये सवाल, मैंने मुस्तफ़ा कमाल को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये खबरें चल रही हैं, ये तुम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा आरफीन भाई कुछ बातें फ़ोन पे नहीं हो सकती, आप आइए। ओ मैंने कहा ठीक है, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। मतलब मुझे जो सवाल पूछना था मैंने पूछ लिया, अब आप झुटला देंगे मैंने आरफीन से ये नहीं कहा। तो अभी क्या लगता है ये इल्ज़ाम जो इनका हो गया, इंतजाम हो गया, इसमें आगे चल कर के क्या देख रहे हैं कि उनको कराची दोबारा इनके हाथ में दिया जाएगा? देखें दिया जाएगा पे तो दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ठीक है, लेकिन अगर आप सियासी तौर पे बात करते हैं तो सियासी तौर पे इनका कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं है। MQM वंस यू आर फिनिश्ड यू आर फिनिश्ड। अब आप किसी भी नाम से किसी भी कालिब से आ जाएं, आपके सेक्टर इंचार्ज की वो दहशत नहीं हो सकती है, आपके यूनिट और सेक्टर ऑफिस भी अगर खुल जाएं तो अब उनमें मोहल्ले के घरों और तलाक के फैसले नहीं हो सकते। आपकी कमर इतनी तोड़ दी गई है कि अब आप ये सब कुछ, मुझे ख्वाजा इजहार ने फ़ोन किया और मुझे गालियां दी और मुझे कहा कि मैं एक ISI के कर्नल, अबे मैंने कहा कर्नल छोटा होता है, ब्रिगेडियर बड़ा होता है, रुक फ़ोन बंद कर मैं तुझे बताता हूँ। फिर मैंने फ़ोन किया, उसके बाद से आज तक सन्नाटा है। ISI में एक आदमी थोड़ी काम कर रहा है, बहुत सारे लोग काम करते हैं बॉस, आपकी तो किसी ठीक है। जगह से होगी बात। मुझे अंडरवर्ल्ड के एक आदमी ने कहा कि आप MQM के खिलाफ प्रोग्राम नहीं करो, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। 20 लाख रुपए की नौकरी ऑफर की, मैंने कहा मैं 20 लाख का आदमी नहीं हूँ, मैं 20 लाख का आदमी नहीं हूँ, मेरे बाप दादा ने 20 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे, तू 20 लाख रुपए की नौकरी ऑफर कर रहा है। मैं उठ के चला आया, शेरेटन होटल की बात है। अच्छा हाँ, एंड अंडरवर्ल्ड का आदमी कह रहा है यार हमारी उनसे पैक्ट है, मैंने कहा होगा। तो अंडरवर्ल्ड अगर किसी के लिए कह रही है कि आप इसके साथ काम नहीं करो तो वो कोई अच्छे लोग तो नहीं होंगे। मेरे अब्बा ने कहा था हराम और हरामी दोनों से दूर रहना, मैं दोनों से दूर भी हूँ और दोनों के खिलाफ अमली जद्दोजहद भी कर रहा हूँ, ऐसे ही चाहे कोई भी हो। तो अभी ये जो PDM और ये सारा मामला चल रहा है, हम देखते हैं कि इमरान खान का हर दूसरा बंदा आप सोशल मीडिया पे, मतलब वो अगर आप जरा सा इख्तिलाफ करेंगे तो गाली देगा, तो इसको आप कैसे फेस करते हैं? गाली देके मैं वाहिद टेलीविजन एंकर था जिसने टेलीविजन पे फैयाज चौहान के साथ बैठ करके एतराफ़ किया था कि मैं गालियाँ बकता हूँ, और जब मैं गाली बकूँगा तो आपको डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी। मैं सुच्चल मटरवा हूँ, मैं असली नस्ली मटरवा हूँ, मैं वो वाला मटरवा नहीं हूँ जो इलेक्शन आते हुए महाजिर हो जाता है और वैसे वो मुत्तहदा होता है। आप जब बोलते हैं तो उससे भी लगता है, हालांकि हम दोस्तों को कहते हैं यार कम से कम, हम जब, मुझे कल ही की बात है, मैं एक मैसेंजर पे बात कर रहा था किसी से, उसने कहा इतनी स्कील गाड़ी उर्दू, मैंने कहा यार एक गाड़ी और स्कील और ये क्या होता है, जो है वो है भाई, ऐसे ही। आपको तो ऐसे नहीं, तो आपको सुन करके लगता है कि बस ठीक है आप आगे ही में जो है वो। तो अब इनकी तरफ से इमरान खान वाला ये जो आपने बहुत पहले कहा था कि इसका ये मैं अंजाम देख रहा हूँ, ये हो रहा है, तो ये मतलब आपको हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आगे क्या देख रहे हैं इसका, कि दोबारा कभी आएगा ये 1/3? और नहीं, इसको दोबारा लाने वाले गए, इसको दोबारा लाने वाले गए। अब इमरान खान का पैकिंग जारी है, मतलब ये ठीक जा रही है पैकिंग का मतलब वो जो दोबारा रिफर्बिश किया जा रहा है, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये ठीक है, जाए अपने डब्बे बांधे। और देखें अभी तक तो ये ठीक है, अभी तक तो ये ठीक है, मैं इसको नहीं कहता। हालांकि इसका एक सूरत-ए-हाल का पहलू एक ये भी है कि वहाँ जहांगीर तरीन साहब तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है जहाज एक मरतबा फिर घूमेगा, ऐसे ही है। मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो हो रहा है ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जिस चैनल पे काम करता था उस चैनल के मालिक का, अच्छा पैसा आने से आपकी औकात तो नहीं बदल जाती, बात यह है कि चैनल के मालिक का विजन आप सुने, वो कह रहा था कि 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा खान, शुएब शेख कहते हैं, नाम नहीं लेता चलिए मैं, लेकिन उसकी इंटेलेक्ट लेवल ये है, वो गाड़ी 10 करोड़ की घूम रहा है और 10 पैसे की अकल नहीं, वो कह रहा है कि 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा। और उसके एक चमचे ने मुझे कहा, मैंने कहा यार उसको कहना कि मगरिब के बाद जो शौक फरमाते हो उसको ज़रा थोड़ा रेशियो कम कर दो, अगर खान आ गया तो तुम्हारे जूते को मैं अपने सर पे रख के अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव जाऊंगा और आपके सामने है। देखिए सर बात ये, पानी का बुलबुला जो होता है ना,
वो शायद बड़ा ज़रूर बन जाए। MQM का भी तो ऐसे ही हुआ था ना, ऐसे ही है, ये दरवाज़ा बंद करके हम लोग बात करते थे, अल्ताफ भाई बोलते थे घर में भी। ऐसे ही है बिल्कुल, कराची में हमने देखा है, ठीक। ज़ाहिर है हम उस दौर में। ये सामने के सामने गली में मेरे नाना के घर पे फायरिंग हो रही थी और इस गली में मुझे मेरे अब्बा रोक करके बैठे हुए थे कि खबरदार घर से बाहर मत निकलना। ऐसे ही SHOs वगैरह की हिम्मत नहीं होती थी कि यूनिट और सेक्टर ऑफिस के सामने से जो है ना वो गिरबान खोल करके गुजर जाएं। ऐसे ही है। नहीं नहीं, वो तो गुजर जाना तो अलग बात, उनको बुला लेते तो थे, आ जाओ भाई से कमर मंसूर का मुझे टेलीफोन आया, कहने लगा कि यार वो शम्मे जला रहे हैं हम अल्ताफ भाई की लंबी उम्र के लिए, 90 पे आप आइएगा। मैंने कहा जी, मैंने कहा माचिस चाहिए आपको तो वहीं कहीं से खरीद ली, मैं क्या करूँ। मैं हॉट सीट कर रहा था उन दिनों, मैं क्या करूँगा इतनी दूर आकर के बसों में जलील होता हुआ, मैं आकर के अल्ताफ भाई की, और मेरे होने से बढ़ जाए, मैं इजराइल अलैहिस्सलाम का कोई कज़न हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं आऊँ हाँ। शम्मे जलाऊँ। उसने कहा आरफीन भाई देख लीजिए। मैंने कहा आप देख लीजिए, मैं तो देख चुका हूँ। आप यकीन कीजिए 6 महीने के बाद मैं परेडी थाने में घुसा हूँ किसी काम से एक दोस्त के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने एक दरवाज़ा गलती से खोल दिया, ये सामने बैठा हुआ था ज़मीन पे, इर्द गिर्द कुछ एजेंसी वाले थे, इसने मुझे देखा और यूँ हाथ कर दिया। ये समझा कि आप हाँ आए हैं इसके लिए। जी। अच्छा थोड़ा अरसा मुझे लगा समझने के लिए कि ये हो क्या रहा है, और मैं फौरन ऐसे बाहर भागा जैसे मुझे पकड़ कर बिठाया हुआ है। मैंने कहा यार अल्लाह की लाठी कितनी बेआवाज़ है, ये क्या हो रहा है। और थोड़े दिनों के बाद फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कान पकड़ करके, और उनको उन पे बम का केस था, उन पे पता नहीं कौन कौन से केसेस थे। आपके साथ तो नहीं हुआ, अजमतनामा करते कर रहे हैं आप, ऐसे ही मैं तो आरफीन नामा कर रहा हूँ। अभी आप जाएंगे मैं अपने स्टूडियो में घुस जाऊँगा, जा करके जिसको दिल चाहे गाली बकूँगा, उसके बाद मुझे तो कोई वीगो लेने नहीं आ रही। मैं तो खुद कहता हूँ भाई मुझे मिस कॉल दो, मैं आ जाऊँगा, ऐसे ही। हाँ, लेने के लिए क्या कोने पे रिक्शा मिलता है, मैं उसमें बैठ के आ जाऊँगा, ऐसे ही है। मुझे तो कोई नहीं बुला रहा। बात ये है कि ये अच्छा इन साफियों से भी मुझे ये गिला है कि टके टके के जो यूट्यूबर्स थे, ठीक है, ऐसे ही जो घुसपैठिए थे, जो इंट्रूडर्स थे, जो पैराशूटर्स थे, उनको अगर ब्यूरो चीफ लगा करके, उनको अगर रिपोर्टर लगा करके, उनको अगर पैराशूटर एंकर बना करके बिठा दिया किसी चैनल पे, उनके अगवा पे तुम साले जुलूस निकालते हो, तुम कहते हो कि आज़ादी है सहाफत, तुम्हारे ऊपर लानत है। खुल करके बोल रहा हूँ, प्रेस क्लब में भी देखेंगे ये लोग, और मैं चाहता हूँ कि देखें, पहले भी कुछ नहीं कर पाए, अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। टके का आदमी कराची प्रेस क्लब के सदर के मुंह पर थप्पड़ मारता है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। और कराची प्रेस क्लब का सदर मुझे ज़ाती तौर पे नाम से जानता है, मेरे बराबर में खड़ा हुआ था, मेरे चैनल के खिलाफ मुजाहरा जो हो रहा था, मेरे बराबर में खड़ा हुआ था, उसकी जरूरत नहीं हुई कि मुझसे बात कर ले। इम्तियाज़ फरहान की बात कर रहा हूँ, सुनेगा ये भी, ठीक है। तो भाई मैं तो कैश दे करके पंगा लेता हूँ, आपके अंदर इतनी इखलाकी जरूरत होती। मैंने फवाद चौधरी को कहा था, मैं फवाद चौधरी तुम्हारा बाजू उखाड़ लूंगा, और ये उसमें मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन था, ये कह करके दिखाए ना कराची प्रेस क्लब वाले। तो एक सहाफी को थप्पड़ जड़ा था आप, सहाफी समी इब्राहिम सहाफी है, मतलब पैदागीर बोले, पैदागीर काय का सहाफी, जिसको खुसरे ने भी शायद मारा था थप्पड़। तुम खुसरे को पेमेंट नहीं करोगे तो मारेगा नहीं यार, मतलब आप खुद सोचिए, वो भी तो अपनी रोजी कमा रहा है। मतलब यूट्यूब पे नेशनल टेलीविजन पे होता तब भी मैं बोलता यार खुसरे, मतलब क्रेडिट में चल रहा है वो, ऐसे ऐसा नहीं होता ना यार। यार, ऐसा तो नहीं होता। मतलब आप अपनी पेमेंट कैश ले रहे हो, आप खान की जो प्रोपगेशन कर रहे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे, ले रहे थे हाँ, और उधर उधार कर रहे थे। वो तोतला जो है इमरान रियाज खान, हाँ। उसको मैं तोतला तोतला कहता था, ठीक है। फिर उसने मेरे चैनल के मालिक से शिकायत की कि ये मुझे तोतला कहता है। अबे तू तोतला है, मैं तोतला नहीं कहूंगा, मैं काला हूँ, काला नजर आ रहा हूँ लोगों को, हाँ, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, शाहरुख खान। मतलब लोग मुझे मेरे हुस्न की वजह से थोड़ी देखते हैं। आप इस टूटे फूटे घर में आए हैं तो आपने मेरे घर को देख करके मेरे इंटरव्यू को थोड़ी इंतखाब किया है, कोई वजह तो रही होगी यार। एक दफा ना उम्मत में वसीम अख्तर को लिखा जाता था, जब मस्जिद वाला केस हुआ, हाँ, किडनी वो दूसरा एल पार्क में, तो उस पे जाहिर है हम अल्लाह की रज़ा की खातिर वो मस्जिद को हमने कहा यार हमने इसको बचाना है। जी जी जी। तो उस पे मैं लगा हुआ था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज जरा सा पंगा लें, इसको फोन कर लें वसीम अख्तर को। तो उन दिनों इश्तिहार छप रहा था वसीम अख्तर का कि लंबी गर्दन छोटी अकल लंबी गर्दन वाले वसीम अख्तर। मैंने इसको फोन किया तो मुझे कहता है कि यार ये देखा नहीं है तुम्हारा मालिक ये क्या लिखता है। मैंने कहा सर वो यही लिखते हैं कि छोटी अकल लंबी गर्दन। मेरे मुंह से निकला फोन बंद। मतलब मैं क्या बोलता भाई, क्या लिख रहा है, तुमने पूछा मैंने बता दिया। तो ये तो हो जाता है कि बंदा जाहिर है जो चीज़ है वो बोलनी चाहिए। दूसरा मुझे जब सबसे पहला मैंने ये सवाल किया था डर और खौफ का, वो तो चलें आपने बता दिया, लेकिन ये बताएं कि बाकायदा ये जो फ़ोन का सिलसिला है, ये मतलब तंजीमें जो फ़ोन कराती हैं जी, इससे 9 नंबर से मुझे कराएं ना, मुझे कराएं। तो ये
कोशिश मुझे करते कराएं, हैं? मैं 2006 से फील्ड में हूँ, मुझे आज तक किसी के बाप ने या फोन ये नहीं किया। कभी कोई आया, मतलब आप तो जाहिर है एक मोहल्ले में हमारी तरह रहते नहीं, मैं हैं आने नहीं और देता। अच्छा हाँ, मैं आने नहीं देता। मतलब क्या कोई बंदे रखे हुए हैं या हमजाद रखे हुए हैं, क्या है? मेरे खिलाफ जो एमक्यूएम ने सुपारी दी थी, वहाँ 2 अफराद बैठ करके बात कर रहे थे, और जो चाय पिलाने वाला था ना, वो बच्चा, हम्म। वो एक फरिश्ता था। फरिश्ता तो आप समझते हैं ना। ऐसे तो उस फरिश्ते ने फ़ोन कर दिया। कि भाई ये हाँ। बंदा ये बात कर रहा था। अच्छा, मैं बच्चों को लेकर के और वो आ रहा था स्कूल से, तो मुझे फ़ोन आया कि यार अपनी मूवमेंट को महदूद कर दो। मैंने कहा मतलब मूवमेंट कैसे महदूद कर सकता हूँ? मतलब मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ दूध भी मुझे लेना है, सब्ज़ी भी मुझे लेना है। यही गाड़ी मैं अपनी इसी गाड़ी के बराबर में खड़ा हुआ था, और मुझे फ़ोन आया किसी जगह से कि यार वो कॉन्वॉय निकला है, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैं उस वक्त जिस हुलिये में था, वो नॉर्मल मतलब वो सोते हुए भी उससे बेहतर हुलिया होता होगा आदमी का। तो उस वक्त जब गाड़ियाँ यहाँ लगनी शुरू हुई थी, तो मुझसे कह रहे हैं यार तुम यहाँ रहते हो और इस हुलिये में घूम रहे हो। मैंने कहा सर जहाँ मैं रहता हूँ यही रहता तो हूँ, यहाँ चले इसी जाओ। तरीके से रहा जाता है। अब यहाँ मैं वो सूट पहन करके अगर दही लेने के लिए जाऊँगा तो लोग मुझे मारेंगे, हाँ जो नॉर्मल हाँ, एक चीज़ मोहल्ले है। में हाँ जाहिर है, आप रह रहे ठीक हैं, है। उनको तो नहीं दिखा। और बनावट एक ख़ास लम्हे तक कर सकते हैं। देखिए हाँ मेकअप जो जहाँ हम जरूरत। प्रोग्राम से पहले जो मेकअप करते हैं ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। आधा घंटा चलेगा, 1 घंटा चलेगा। बस अभी मैं बैठा मुसलसल पसीना पोंछ रहा हूँ, ऐसे ही है। ये बिल्कुल उसी मलम्मा जो है ना उसी तरह से उतर जाता है। चाहे वो ऐसे ही। बहादुरी का हो, हाँ ऐसे ही चाहे वो सहाफ़त का हो। नेचुरल समी इब्राहिम का बिल्कुल उतर गया सहाफ़त का। बिल्कुल। इमरान रियाज जरा बाहर आ जाएं तो उनसे पूछिएगा आप करोगे सहाफ़त? अब तस्वीरें इनकी आई ना तो पता चल जाता है कि क्या चीज़ थी, क्या नहीं, रंग आप था। अगर सहाफ़त कर रहे होते तो आपको नहीं ले गया होता। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही, एक लिमिट में आप बिल्कुल। सहाफ़त अगर कर रहे, यार आपको क्यों नहीं ले गए भाई? आप ज़्यादा हैंडसम हैं, हाँ आप ज़्यादा हैंडसम हैं, आपको नहीं ले गए। या आप ज़्यादा बुरे हैं तो आपको नहीं ले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ज़्यादातर जो लोग जा रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई वारदाती हैं वो। कुछ ना कुछ जरूर है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैं बिल्कुल बैठ ऐसे करके ही। दुनिया जहान के खिलाफ बकवास कर रहा हूँ, कोई मुझसे पूछ नहीं बिल्कुल रहा। ऐसे ही है। कोई मुझे हसरत ही रही ज़िंदगी में कि यार मुझे कभी एक मरतबा, हाँ मुझे ऐसा हुआ था कि मैंने वो सालिक शाह के भाई को, जो सिकंदर नाम था उसका, जी उसके हवाले से वो इत्तला चली थी कि जी वो उनको सदर पाकिस्तान ने माफ़ी दे दी है, उन रेंजर्स एहलकारों को। उनके ख़िलाफ़ मैंने लाइव शो कर दिया। तो मुझे माइक निकालने से पहले उस वक्त के डीजी रेंजर्स, जो आप कोर कमांडर हैं, मेजर जनरल सईद है मेरे ख्याल है, उनका टेलीफोन आया। ये उस वक्त डीजी रेंजर्स थे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार तुम मुझे विज़िट करो। मैं पहुंचा वहाँ जा कर के, जब मेरी मुलाकात हुई तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इट वॉज अ फेक न्यूज़। अच्छा, उस वक्त फेक न्यूज़ को इवेल्युएट करने का पैमाना तो ना उस वक्त था ना आज है। जाहिर है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सालिक शाह ने फिर मुझे खुद बताया कि इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं थी, वो आपने वो जाहिर एक है, आप फैब्रिकेट किसी की से थी सारी आप चीज़ें वो। तो इसके अलावा मुझे आज तक कोई टेलीफोन नहीं आया। वो भी ज़ाहिर एक जेन्युइन उस पे था कि हाँ उनके नज़दीक वो बिल्कुल नहीं था और वैसी चीज़ थी तो हाँ, गलत कन्वे हो गई किसी बिल्कुल की। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये मेरा तजर्बा भी ऐसे ही है, जब आप कोई चीज़ गलती में नादानिस्ता तौर पर कोई आपसे इस तरह की हो जाती है तो और गलतियाँ सबसे होती हैं। देखिए मैंने बिल्कुल होती टेलीविज़न पे तस्वीर दिखाई एक मिनिस्टर की, और दूसरे मिनिस्टर का नाम लिए जा रहा हूँ मैं बार बार। गलती का पुतला है इंसान, जाहिर है, वो नेशनल कहते टेलीविज़न पे, और मैं बात किए जा रहा हूँ। 2 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ और कह रहा हूँ और दिखा कुछ और रहे हैं। हैं। ऐसे ही है। फिर मैंने फ़ौरन नेशनल टेलीविज़न पे अपोलोजाइज़ किया। मैंने उन साहब का नाम लिया, फिर मैंने उनसे कहा मैं आपको टेलीफोन करता हूँ। मैंने उनके पीए को टेलीफोन करके और मैंने उनसे माजरत की कि ये गलती ये से हुआ गलती है। होगी, बड़ी बात है, इसमें क्या बात बड़ी है? बात, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, एक तो अल्लाह ताला ने ये आपको एक चीज़ अता की है और मैं समझता हूँ अब 4 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, रिपोर्ट बनाई, मेरे पास एक आई एविडेंस थे बैरिया टाउन के वाले से, तो मैंने किए और बहुत सारे दोस्तों को मैंने शेयर की, नहीं लगा सके। मैंने उस दोस्त को एक जुमला लिखा, उसने कहा लगा लोगे? मैंने कहा यार मैं लगाऊंगा। मैंने दूसरे दोस्त ने मुझे कहा यार कोई फ़ोन, मैंने कहा यार अगर मैं भी नहीं लगाता ना तो मैं जितनी मेरी लिमिट है मैं उसका मुकल्लफ हूँ अल्लाह के साथ। जी जी जी, ऐसे ही है, तो ऐसे ही मैं अगर नहीं लगाता तो इस शख्स का एतबार ही उठ उड़ जाता। जाएगा। अब कम से कम इसका एक एतबार मेरी हद तक ज़रूर है कि यार ये बंदा जब तक आज तक यूबीआई की खबरें दी इसने लगाई, आज फिर दी तो इसने लगाई। तो मैं लास्ट में आपसे ये पूछूंगा कि मैं खुद कभी कभी, मेरी वालदा अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, आमीन। वो मैं अब सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर काम में हिकमत होती है, उनको बहुत पहले हमसे ले लिया, वरना वो हयात होती ना तो मेरे ख्याल में मैं साफत नहीं कर रहा होता। क्योंकि बड़ी वो, अगर मैं गली में ऊंची आवाज़ में बात भी किसी से कर लें या हमारी गलती नहीं भी है,
कहती थी नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, नहीं करना, बस छोड़, अपन ये नहीं करना। अगर उनको ये पता चल जाता है कि यार इस किस्म की डेंजरस जर्नलिज्म हमने की है और इतनी खतरनाक इन लोगों के खिलाफ रिपोर्टिंग की है, तो कभी भी ना छोड़ती हूँ। तो आपके अजीज़ और रिश्तेदार जो होते हैं, जो आपके खैर ख्वाह होते हैं, अब उस दिन मैंने बल्कि मुझे एक दोस्त, मेरा क्लास फेलो है, वो अपना दीनी मदरसा चला रहा है, उसने मुझे कहा यार आपकी हमें ज़रूरत है भाई, अजमत भाई क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार आप दुआ के लिए हैं ना मेरे जितने दोस्त हैं आप दुआ करें। तो आपके ये जो अजीज़ और रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, अहले खाना हैं, ये मना करते हैं कि ये इतना हार्ड आप आगे चले जाते हैं, ना जाया करें। इसका जवाब मुझे कनाडा से किसी खातून ने कोई मैसेज एक कम्युनिकेट किया था, और वो शेर की सूरत में, एक अजीब सी जंग है मुझ में, एक अजीब सी जंग है मुझ में, कोई मुझसे ही तंग है मुझ में। कुछ खराबियां ऐसी होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती हैं। आज टीवी पे एक प्रोग्राम में करने जा रहा था, मेरे स्टूडियो में दो कैमरामैन थे और दोनों उसी से ताल्लुक़ रखते थे कि जिनके बारे में बात कर रहा था, और दोनों की यहाँ पिस्टल लगी हुई थी और मैं वो बात कर रहा था, गुरु मंदिर पे था, आग लगने में 2 मिनट लगता था। अम्मी ने मुझे मना किया, मैंने अम्मी और बेगम को बिठा के मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो बात ये है, कुरान करीम की ये आयत है, उसका हवाला दिया, मतलब उसकी मिसाल यूँ है कि मफहूम है कि अगर तुम कोई काम कर सकते हो और तुम दीदा व दानिस्ता उससे जी चुराते हो, तो अल्लाह को तुम्हारी कोई हाजत नहीं, वो तुम्हें बदल देगा उन लोगों से जो अल्लाह के कहे की खातिर, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए ये काम करें। मैंने कहा मैं बदल दिए जाने से डरता हूँ, मुझे आम आदमी नहीं बनना, तो ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। वो जो ले रहे हैं काम, ये उसका भाई, हम वो हमारे से खूबसूरत, हमारे से बड़े हैंडसम किस्म के लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी ले सकते हैं। उज़ैर बलोच का वो एक इंटरव्यू किया था मैंने उस वक्त लियारी में, उज़ैर बलोच का वो वाहिद इंटरव्यू था जिसमें उज़ैर बलोच को ऑन एयर लाइव रिकॉर्डेड इंटरव्यू में मैंने उसको लियारी का डॉन कहा था। उसके बाद मेरी नक्काली में एक एंकर ने उसको जो है वो डॉन कहना शुरू किया। ऐसे ही है। ठीक है, मैं छोटे चैनल पे था और मैं जो है वो बग़ैर किसी पॉलिटिकल पैटर्नेज के काम कर रहा था। ऐसे ही। वो एंकर भी मक्कड़ था, मेरी तरह मटरवा था, लेकिन वो एमक्यूएम की पैटर्नेज में काम कर रहा था, वो बड़ा एंकर था। फिर मैंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंटरव्यू किया, मुझे वासे जलील का टेलीफोन आया कि इसका दूसरी किस्त नशर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मैं चैनल का मालिक नहीं हूँ भाई, ज़ुबैरी साहब से बात करो। उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे। मैंने कहा तो फिर तेल लेने जाओ। रात को प्रोग्राम न शुरू हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने जो दौड़ भाग करनी थी वो उन्होंने दौड़ भाग की, मुझे ऑफ एयर करवाने की कोशिश की और ऑफ एयर करवा भी दिया वासे जलील ने। वो मीडिया ग्रुप के वो क्या ठेकेदार थे मीडिया विंग के। तो अब कहाँ हैं वो? मैंने नेशनल टेलीविज़न पे उसको गंजा गाया, नेशनल टेलीविज़न पे। तो क्या ठीक है, और वो उस वक्त यहीं कराची में था। और वासे जलील कभी भी या वासे जलील या एमक्यूएम, उसने बगैर एजेंसियों की मदद के अपनी बदमाशी नहीं की थी। ठीक है, मैंने एक सर्विंग विंग कमांडर को तकरीबन कोई 2 साल हो गए इस बात को, उससे मेरा झगड़ा हुआ। तो मैंने उसको कहा जिस वक्त तुम एमक्यूएम की गाड़ियों के सामने सलूट कर रहे थे ना, मैं उसको उनकी बजा रहा था। ऐसे ही है। तो तुम मुझे मत सिखाओगे ये तुम्हारा मैंडेट है या मेरा ये मैंडेट है। मैं हमेशा अपने मैंडेट से आगे जा करके काम करता हूँ। तो इन लोगों से क्या वो करना है यार। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं वाटरफूड कवर करता था इसमें उम्मत में, तो एक दफ़ा एक जर्नलिस्ट ने मुझे अपनी गाड़ी में उठाया और फ़ौरन से गाड़ी वाटरफूड से बाहर निकाली और दूर जा करके उसने मुझे कहा क्या करता है, मतलब ये कितनी सैलरी है तेरी? मैंने इतनी है। उसने कहा इतनी सी सैलरी के लिए यार इन लोगों से जो है ना, मैं एमडी से कह देता हूँ, फलां से कह देता हूँ यार नहीं किया कर, मतलब ये तुझे पता नहीं है, ये दफ्तर वो दफ्तर। मैंने कहा यार बस ठीक है, खलल है दिमाग चलने दे। तो लास्ट में मुझे कोई अपना जो आपने कलाम लिखा है कोई अगर इनायत करें तो। कलाम जो लिखा है वो आशिकाना है। चलो लास्ट में थोड़ा सा ये इस कमरे में आपको जितनी ये नज़र आ रही है, ये मैंने लिखा था अपनी वालदा के लिए। अच्छा, माँ के नाम। ठीक है, बिल्कुल। ये भी मेरा ही कलाम है। ये हमद बारी ताला है जो मैंने मौलाना ज़रव अली खान साहब को भी गिफ्ट की थी। ठीक है। उसी का हुक्म चलता है जहाँ के कारखाने में, उसी का हुक्म चलता है जहाँ के कारखाने में, बस उसके नाम से बढ़कर नहीं कुछ भी ज़माने में, जिसे चाहे बना डाले वो फ़कत एक हुक्म के ज़रिए, जिसे चाहे मिटा डाले वो इस सारे फसाने में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। आप अपना प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, आपने ये इंटरव्यू सुना है और आपको ये कैसे लगा आपने ज़रूर बताना है। और यकीनन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इख्तलाफ भी होगा। बिल्कुल इख्तलाफ करें, ये ज़िंदा मुआशरे की मिसाल है। लेकिन अब जो इख्तलाफ जिस तरह से होने लगा है,
जो चेहरे पीटीआई ने मुतारिफ करवाए हैं या दीगर तंजीमों ने, वो जिस तरह का इख्तलाफ करते हैं, ये इख्तलाफ नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। इस पे ज़रूर अपने असातिज़ा से रिव्यू करके नज़रसानी कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।